हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनिसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक होम्योस्टेसिस के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर लाइफ साइंसेस की ग्रेजुएशंस की बात करूँ तो ये सभी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए चलो तो होम्योस्टेसिस समझते हैं क्या होता है। एटाइमोलॉजी यानी इसका वर्ड ओरिजिन, कहाँ से आया टर्म। होम्योइज होम्योइज मतलब होता है सिमिलर। स्टेसिस मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि हमेशा एक जैसे बने रहना। डेफिनेशन क्या बोलती है होम्योस्टेसिस की, कि होम्योस्टेसिस रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट was notified by the great biologist in 19th century Claude Bernard. He called it milieu interior. The word homeostasis was introduced by Howard Professor वॉल्टर बी कैनन इन 1930। देखो क्या बोल दिया इसमें इन्होंने कहा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा मेंटेन रहता है, एक कांस्टेंट बना रहता है। उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और ये कांस्टेंट में बना रहना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी आयन या जो भी हार्मोन जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अवेलेबल होता है, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करती है। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट बना होना ज़रूरी है कांस्टेंट फॉर्म में, और इसी को हमने कहा होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस किस तरीके से अपने आप को एक ही फॉर्म में मतलब एक ही फॉर्म में बना के रखता है, उसके लिए कुछ चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में अभी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अगर नॉर्मल है सब कुछ तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यूज़ होने के बाद में डिविएशंस आएंगी, यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक केमिकल मिनरल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से कम हो गया, वो हो गई आपकी डिविएशन अगर हो गई है, कम ज़्यादा हो गया है, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेंसर्स इसको सेंस कर लेंगे। सेंसर्स कुछ नहीं होते, सिंपली केमिकल्स होते हैं जो चेंज को सेंस कर लेते हैं। सेंसर्स अब ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये तो ब्रेन हो सकता है, तो कंट्रोल सेंटर को देंगे। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर के पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा। इफेक्टर मतलब कौन, ऐसा कोई ऑर्गन जो कि इस कमी को पूरा करने वाला है। इफेक्टर के पास मैसेज भेजेगा और इफेक्टर क्या करेगा, डिविएशन को करेक्ट कर देगा और वापस से कहानी नॉर्मल पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। होम्योस्टैटिक सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहले होते हैं सेंसर्स और डिटेक्टर्स, ये वाले जो ये चेक करते हैं कि किस चीज़ की कमी और किस चीज़ की अधिकता। कंट्रोल सेंटर यानी वो सेंटर जो डिसाइड करता है कि अब हमने आगे करना क्या है। ट्रांसमिशन, अब ट्रांसमिशन की बात कर रही हूँ तो ट्रांसमिशन मैंने मेंशन नहीं किया कैसा ट्रांसमिशन, या मोटर ट्रांसमिशन भी हो सकता है और सेंसरी ट्रांसमिशन भी हो सकता है, कि जो कन्वे हो रहा है मैसेज वो कहाँ से कहाँ की तरफ कन्वे हो रहा है। लास्ट है इफेक्टर, मतलब कि वो पार्ट जिसको कंट्रोल सेंटर कहेगा कि आप नॉर्मलाइज करने के लिए मेहनत करिए। ठीक है, ये सारे कॉम्पोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। तो होम्योस्टैटिक सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर टोटल 2 तरीके की मैकेनिज्म्स होती हैं। देखो इसमें होता क्या है, होम्योस्टैटिक सिस्टम को अगर आपको प्रॉपर वे में बना के रखना है तो जो प्रोसेस होगी यहाँ पे वो होगी फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या, सिंपली कोई हार्मोन नॉर्मल कंडीशन में है, काम कर रहा है भी नॉर्मल कंडीशन में, सब कुछ ठीक है, अचानक से हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हार्मोन बढ़ गया, ये बताएगा कौन, फीडबैक सिस्टम। और सही कौन करेगा, फीडबैक सिस्टम। तो feedback is a process in which some proportion of the output signal of a system is fed back to the input. Whenever any change occurs, system receives and reacts to the 2 types of feedback, यानी कि फीडबैक के थ्रू हमें ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म देखने को मिल रही है। और उसमें भी फर्दर 2 तरह के फीडबैक हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, the system reacts in such a way as to arrest the change or reverse the direction of the change। यानी कि क्या बोला मैंने, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो होता है जहाँ पर जो फीडबैक का प्रोसेस है वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर ले मतलब यहाँ से शुरू हुआ था यहीं पे आके ख़त्म हो, इस तरीके से इसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होता है कि
आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है TSH का, है ना, हाँ, थायराइड के ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। मान लो TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि इसका एक स्पेसिफिक नॉर्मल अमाउंट होता होगा, है ना, तो इसका नॉर्मल अमाउंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मान लो ये हो गए नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल है अभी अपने पास, थायरॉक्सिन का लेवल उतना है जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक। मान लो कि अचानक से थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया, समझ रहे हो, अचानक से थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया, तो थायरॉक्सिन का लेवल क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि उसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो क्या होगा? अब हमको क्या करना है? हमको TSH का लेवल घटा देना है, तो हमारी बॉडी TSH का लेवल घटा देगी, जो कि मेन कॉज था। TSH का लेवल घटेगा तो थायरॉक्सिन घट जाएगा, थायरॉक्सिन घट गया तो वो नॉर्मल लेवल पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखो, नॉर्मल लेवल है अभी थायरॉक्सिन का, अचानक से मान लो कम हो गया तो TSH के सिक्रेशन का स्टिमुलेशन हो जाएगा, स्टिमुलेशन होगा तो थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने कहा फीडबैक, कौन सी? नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में कहानी चल रही है, ठीक है। अगला है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि ये इस तरह से रिएक्ट करता है कि जो सिस्टम का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, उसमें रिवर्ट होने के कोई चांस नहीं है, ये लेस कॉमन है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग में कभी आपने देखा है कि ब्लड का क्लॉट बना और वापस से वो थिन हो गया या लेस विस्कस हो गया? नहीं ना, एक बार क्लॉट बना तो बना, रिवर्ट होने का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है। तो एक इसका एग्जांपल हो गया पॉजिटिव फीडबैक है। जैसे कि इंजरी हुई ब्लड वेसल में, ब्लीडिंग होने के बाद क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा, तो वो कन्वर्जन करवाएगा किसका? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम्स का क्या रोल है होम्योस्टैसिस के अंदर। जैसे कि पीएच लेवल हमेशा क्या होगा? हमारे ब्लड का 7.4 अराउंड होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग बफर सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए हमारी बॉडी में दिमाग काम कर रहा है। इसके अलावा स्वेटिंग, न्यूट्रिएंट्स लेवल को अपने अपने लेवल पे अलग अलग चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, हार्मोनल प्लेट्यू, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ों का एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना ज़रूरी है। सो ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई शिकायत रह गई हो तो कमेंट में मुझे लिखकर भेज दीजिए, और ऐसी अच्छी शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल पर मेरे साथ, जिसका नाम है एडुल्यूमिनेसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।